प्यारे बच्चों, आप सभी का देविका हिंदी संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के बीच एक बार पुनः हिंदी व्याकरण वाच को लेकर के उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में इन चैप्टर्स से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को तैयार किया है। आप हमारे वीडियो से जुड़ें और देखें और समझें, अंत तक देखें, पूरा समझें। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं आपको वाच्य को पहचानने की विधि और वाच्य है क्या इसके बारे में बताऊंगा, और दूसरे पार्ट में वाच्य परिवर्तन और उससे संबंधित अभ्यास कराऊंगा। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा भी लगे आप हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया, नहीं आया। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं पुनः आपके लिए कुछ और तरीका इसमें अपनाऊंगा ताकि मैं आपको 4 नंबर दिला सकूं इस पार्ट से। जो भी मेरे वीडियो को जुड़ा है, जो मेरे वीडियो को मन से देखा है, उसको 4 नंबर दिलाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो प्यारे बच्चों, आओ हम चलते अपने चैप्टर की तरफ, पार्ट की तरफ। वाच्य, वाच्य को जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है यानी कि बोलने का विषय, यानी कि हर वाक्य में कुछ न कुछ विषय होता है जिस पर हम बोलते हैं। वो चाहे कर्ता को लेकर हो, चाहे कर्म को लेकर हो, चाहे भाव को लेकर के, ठीक है ना। यानी कि वाक्य में किसी न किसी के विषय में बोला जाता है। कभी कर्ता की बात की जाती है, कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की प्रधानता होती है, कभी भाव की प्रधानता होती है। उस आधार पर अगर परिभाषा हम देखें तो कहा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। यानी जब क्रिया के रूप से हमें यह पता चल जाए कि क्रिया किस पर आधारित है, कर्ता पर आधारित है, कर्म पर आधारित है या भाव पर आधारित है। भाव पर आधारित यानी स्वयं प्रधान है। अगर स्वयं प्रधान है यानी वो भाव पर आधारित है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। अब ये प्रधानता होती क्या प्यारे बच्चों, हमें ये पता चल करना है कि आखिर में क्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि वो प्रधानता होती है। तो उसके लिए हमने यहां पर एक लाइन हमने आपके लिए लिखा हुआ है कि कर्ता कर्म भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर वाच्य में वाच्य अगर कर्ता प्रधान है तो उसकी क्रिया भी लिंग, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होंगे। अर्थात अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। आए बात समझ में? यानी अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तब फिर वो क्या होगी? कर्ता प्रधान होगी। यदि क्रिया कर्म के अनुसार है, यानी कर्म है, यदि कर्ता को छोड़ दिया गया, कर्ता इग्नोर कर दिया गया, अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, कर्म यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, कर्म यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। अर्थात जब कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़े या क्रिया कर्म के अनुसार हो, यानी उसका लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो, तो क्रिया क्या होगी? कर्म प्रधान होगी। वही चीज भाव के साथ भी होता है। अब भाव प्रधान अगर क्रिया है तो उस पर ना तो कर्ता का असर होगा ना तो कर्म का असर होगा, यानी क्रिया स्वयं प्रधान होगी। और जो भाव प्रधान क्रिया होती है उसके लिए सीधे कहा गया कि भाव प्रधान क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, पुल्लिंग होती है। ये भी एक पहचान है। अगर क्रिया पुल्लिंग में है, एक वचन है और खुद उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या? भाव प्रधान। अगर वो भाव प्रधान है तो वो भाववाच्य। इस आधार पर हम अगर देखें तो वाक्य के भेदों को देखा, वाच्य के भेद को देखा जाए, इस प्रयोग के आधार पर वाच्य के 3 भेद बताए गए हैं। एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसा नहीं कि यहां पर उदाहरण लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर राम करता है और पुस्तक क्या है? कर्म है और पढ़ता है क्रिया, ठीक है ना। ये कर्तृवाच्य का राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सेंटेंस सेम है, वाक्य सेम है, लेकिन यहां पर थोड़ा बदल, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहां पर कर राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम के अनुसार पढ़ता है लग रहा था। राम एक पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या थी? पुल्लिंग थी। लेकिन यहां पर राम के द्वारा राम से कोई मतलब नहीं रह गया, के द्वारा लग गया, कोई मतलब राम का नहीं रह गया। अब पुस्तक पढ़ी जाती, पुस्तक क्या? स्त्रीलिंग है, यहाँ क्रिया क्या होगी? स्त्रीलिंग हो गई, यानी कर्म प्रधान हो गई। आई बात समझ में? अब बारी आती है, अगर आपको वाच्य पढ़ना है तो आपको कर्ता और कर्म और को पहचानना है। अगर क्रिया सकर्मक है, अगर क्रिया अकर्मक है तो क्या हो, ये हमें जानना जरूरी है। और इसका पहचान हमें कैसे करेंगे? कर्ता की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर मैं आपको छोटा सा टिप्स लिख देता हूं। कर्ता के लिए कौन,
क्रिया के पहले कौन लगाइए, और अगर आपको उत्तर मिल जाए इसका मतलब वही करता है, जो उत्तर मिले वही करता है, अगर नहीं मिलता मतलब उस वाक्य में करता नहीं है। कर्म की पहचान के लिए क्या करते हैं, कर्म के लिए क्या करते हैं, क्या और किसको, दो शब्दों का प्रयोग करके हम यदि प्रश्न करें और अगर उत्तर मिल जाए तो वहां पर कर्म होता है। जैसे अभी देखिए यहां पे हम आते हैं, कौन पुस्तक पढ़ता है या कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है ना, कर्ता मिल गया, यानी कर्ता क्या है, राम है। और कहा जाए क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है या क्या पढ़ता है या किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है, यानी यहां पर कर्म, यानी पुस्तक क्या है, कर्म है, यानी यहां पर क्रिया क्या है, सकर्मक है। अब अगर रहता राम पढ़ता है, ये पुस्तक नहीं होता, तो राम पढ़ता है, अब पता चलता, पूछा जाता क्या पढ़ता है, कुछ नहीं पता, किसको पढ़ता है, कुछ नहीं पता, यानी क्रिया क्या है, अकर्मक है। तो आपको इन दो चीजों को जानना पड़े, जरूरी है क्रिया की पहचान करना, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। इसका काम अभी आगे पड़ेगा, जब हम लोग पहचान की बात करेंगे उस समय इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, आप क्रिया को पहचानना जरूर सीख लें, क्या और किसको याद रखें, क्रिया के पहले क्या किसको लगा करके हमें कर्म की पहचान बनती है, और क्रिया के पहले कौन का शब्द का प्रयोग करके हम कर्ता की पहचान करते हैं। ठीक है ना, आइए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वाच्य के प्रयोग के आधार पर वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है, जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो या वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य क्या होता है, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार हो, अर्थात क्रिया उस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार, उसका लिंग वचन पुरुष हो, यानी वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहां पर इन दोनों का असर न पड़े, न तो कर्ता का असर पड़े न तो कर्म का असर पड़े, क्रिया खुद अपने आप में प्रधान हो, वहां पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य क्रिया हमेशा क्या होती है, एक वचन में होती है, पुल्लिंग होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब वाच्य की पहचान करते हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो वाच्य की पहचान पूछा जाता है और दूसरा वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है। तो सबसे पहले वाच्य पहचान की बात करते हैं। वाच्य को हम पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहला हमने नियम लिखा है, कर्ता की प्रधानता और वाक्य में से के द्वारा लगाओ। जिस वाक्य को आप देखिए, वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हो, और उस वाक्य में कर्ता के साथ से लगा हो, के द्वारा लगा हो, तो समझ जाइए कि वो कर्मवाच्य या भाववाच्य। और यदि नहीं लगा हो, हमने यहां पर क्या लिखा, नहीं है, किसका प्रयोग, क्रिया के साथ संयोजी क्रिया का प्रयोग नहीं है, क्या क्या, से, के द्वारा और जाना। जाना हमने इसलिए लिख दिया है कि कभी कभी वाक्य में कर्ता का लोप होता है, कर्ता नहीं होता है। अब वहां पर जब कर्ता नहीं होगा तो से के द्वारा लगेगा नहीं, तो आप सोचेंगे अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कर्तृवाच्य की कर्मवाच्य। वहां पर हमने इसलिए जाना नहीं दिया, उस क्रिया में मुख्य क्रिया के बाद एक संयोजी क्रिया जाना का प्रयोग किया गया होगा। अगर जाना क्रिया का प्रयोग है तब भी आप समझ लेंगे कि कर्मवाच्य भाववाच्य, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य। सीधी सी बात, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, कर्ता के साथ से के द्वारा अगर नहीं है तो हमें यहीं पर पता चल गया कि कर्तृवाच्य। अगर कर्ता नहीं है और आगे जो है मतलब कर्म है, और चाहे कर्म है चाहे नहीं है, क्रिया तो रहेगी। क्रिया के साथ अगर जाना क्रिया जुड़ा है तो कर्मवाच्य भाववाच्य, और अगर जाना क्रिया नहीं जुड़ा है तो कर्तृवाच्य। यानी जाना और से के द्वारा इन तीनों में से कोई अगर नहीं दिखता है, इसका मतलब है कि वो कर्तृवाच्य। आई बात समझ में। और यदि है, क्या है, से द्वारा के द्वारा, यानी कर्ता के साथ अगर से द्वारा जुड़ा है, के द्वारा जुड़ा है, और क्रिया के साथ जाना संयोजी क्रिया जुड़ा है, तो या तो कर्मवाच्य होगा और या तो भाववाच्य। आई बात समझ में। यानी से के द्वारा जुड़ा है तो या तो कर्मवाच्य या तो भाववाच्य होगा, वो कर्तृवाच्य नहीं होगा। नहीं जुड़ा है, जुड़ा है तो कर्मवाच्य भाववाच्य, नहीं जुड़ा है तो कर्तृवाच्य। बस एक बात आप समझ लीजिए, बस एक बात जानिए कि नहीं जुड़ा है तो कर्तृवाच्य, जुड़ा है तो कर्म भाववाच्य। तीसरी बात, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अब हमें कर्म और भाव का पता चला क्योंकि इसमें से द्वारा लगा हुआ है, उसमें जाना क्रिया जुड़ा हुआ है। अब हमें कर्म और भाव में देखना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि क्रिया सकर्मक है, अब क्रिया को देखेंगे, कर्ता को छोड़ दीजिए, अब क्रिया को देखते हैं। से के द्वारा लगा, हटा दीजिए कर्ता को, क्योंकि अब यहां कर्ता की कोई प्रधानता नहीं है।
या तो कर्म की प्रधानता या तो भाव की प्रधानता है। अब वहां क्या करेंगे, कर क्रिया को, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब हमने यहां पर हमने बताया था पहले ही, कर्म की प्रधानता, कर्म को पहचान करेंगे, कैसे करेंगे, क्या और किसको क्रिया से पहले ऐड करेंगे। अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है इसका मतलब क्रिया सकर्मक है, और अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य होगा, और यदि उसका उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब क्रिया क्या है, अकर्मक है। और अगर क्रिया अकर्मक है तो उसकी क्रिया को आप देखें, क्रिया पुल्लिंग में होगी, एक वचन में होगी, तो निश्चित है वो भाववाच्य है। तो कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। प्यारे बच्चों, आपको दो चीजों को बस ध्यान में रखना है, बस मेरी दो बातों को ध्यान से सुनिए। से द्वारा, के द्वारा आपको याद होगा, कंफर्म याद हो गया, से द्वारा भूलेंगे नहीं, के द्वारा नहीं भूलेंगे, तथा जाना क्रिया को भी जोड़ लेंगे। क्रिया के साथ एक जाना नाम की एक क्रिया जुड़ी होगी। ये दो चीजों को याद रखना है। अगर वाक्य में ये दिखाई देते हैं, इन तीनों दोनों में से कोई, से द्वारा, के द्वारा या जाना, तो समझ लीजिए, दोनों दिखाई दे या दोनों में से कोई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वाच्य कर्तृवाच्य नहीं। और अगर न दिखाई दे इन दोनों में से कोई भी तो समझ लीजिए को कर्तृवाच्य ही है। अगर ये दोनों नहीं दिखाई देते हैं, से द्वारा, के द्वारा, जाना नहीं दिखाई देता है, तो आप 100% लिख सकते हैं कि सर ये वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य। और अगर ये दिखाई देता है तो कर्तृवाच्य नहीं है, फिर कौन सा वाच्य है, कमेंट में बताएं। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य, इस दोनों में हमें डिफाइन करना है कि कौन सा है। तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि कर्म की पहचान करिए कि कर्म है कि नहीं है, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। उसके लिए हमें क्या और किसको लगाकर प्रश्न करना है। अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है इसका मतलब क्रिया सकर्मक है, और अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है यानी क्रिया क्या है, अकर्मक है, तो यानी को क्या है, भाववाच्य। और अगर क्रिया अकर्मक है तो आप ये भी देख लेंगे क्रिया पुल्लिंग में होगी, स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकती। क्रिया एक वचन में होगी, वो बहुवचन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाववाच्य की क्रिया हमेशा, याद रखें, कभी कुछ भी दिया जाता है क्वेश्चन में कि भाववाच्य की विशेषता बताइए, या भाववाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग होती है, तो आप लिखेंगे कि भाववाच्य क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है, भाववाच्य क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, और भाववाच्य का प्रयोग हमेशा असमर्थता जताने के लिए किया जाता है। 90% ज्यादा से ज्यादा भाववाच्य का प्रयोग काम को करने के लिए नहीं जताते हैं, क्रिया को करने में असमर्थता, यानी असमर्थता जताता। भाववाच्य क्या जताता है कि काम मतलब हो नहीं पाता है, करता हूं लेकिन हो नहीं पाता, मतलब मैं इस काम को करने में पूरी तरह समर्थ नहीं हूं। ज्यादातर भाववाच्य इसलिए बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारी वीडियो समाप्त होती है। मैं अगली वीडियो में वाच्य रूपांतरण को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और कुछ इसके बारे में बताऊंगा, कुछ अभ्यास कराऊंगा। आप हमारे अगली वीडियो को भी देखें और हमसे जुड़े रहें। अपने साथियों को हमारा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।